जय हिंद दोस्त, एजुकेशन पॉइंट एजी में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए 12th का ये पहला चैप्टर पहला क्लास है। तो विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम इस वीडियो में आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से बताया जाएगा। क्या चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। तो इसमें सबसे पहले ये आता है कि आवेश होता क्या है। तो आवेश का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को त्याग होता है, चाहे तो फिर ग्रहण होता है। यानी जब कोई वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो किसी में से एक नहीं किसी में से जैसे कहना है कि जब कोई वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन के क्षति होता है, तो कोई अन्य वस्तु ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन का निर्माण हो जाता है उसमें। यानी कहने का मतलब है कि जब दो को वस्तु एक हाथ लेते हैं, एक पेन लेते हैं, तो आपस में दो को रगड़ रहे हैं, तो इसमें से कोई ऐसा पदार्थ होगा कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन को क्षति होता होगा और क्षति होने के बाद में दूसरी पदार्थ में जाकर इलेक्ट्रॉन में समावेश हो जाता होगा। तो यहीं पे क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का क्षति या तो फिर निर्माण एक हो जाता है, आवेश हो जाता है। तथा आवेश एक नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो देखिए नेगेटिव पॉजिटिव कब होता है आवेश, तो जब मान लिया जाए कि दो वस्तु है, सपोज देखिए चलिए यहीं पे देखते हैं। जैसे मान लें कि ये दो को वस्तु है, तो दो को वस्तु है तो आपस में हम रगड़ रहे हैं, तो हो सके कि इस पे के इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाए या इस पे के इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाए, हो सकता है, हम पता नहीं। लेकिन जब अलग अलग तरह का पदार्थ रहेगा तो इसमें यही देखने को मिलेगा कि जब दो को वस्तु को आपस में रगड़ेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाए या इस पे से इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाए, ये संभव है। तो जब मान लीजिए कि इसमें से इलेक्ट्रॉन इस पेन पे आ जाए, तो जो ये वाला मेरा उंगली है इसे क्या हो जाएगा, धन आवेश हो जाएगा, और जो पेन है इसे ऋण आवेश हो जाएगा। और सपोज जैसे मान लिया जाए कि इसमें हम रगड़ रहे हैं तो पेन का इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाए, तो इस पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये धान हो जाएगा और फिर ये ऋण हो जाएगा। तो दो ही चीज के तो आदान प्रदान होता है, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो एक नाभिक में होता है, तो प्रोटॉन में कोई चीज नहीं होता, लेकिन जो भी होता है सब इलेक्ट्रॉन में होता है। तो आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में आवेश सेम रहता है। जितना इलेक्ट्रॉन पे आवेश रहता है उतना ही प्रोटॉन पे आवेश रहता है, बट खाली दोनों में इतना चेंजिंग है कि प्रोटॉन पे जो होता है प्लस रहता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस रहता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज रहता है, लेकिन दोनों पे जो आवेश रहता है से बराबर होता है। चलिए इसका डिस्कस आगे करेंगे। इतना जान जाए कि दोनों में आवेश जो होता है से बराबर होता है, आगे बताएंगे कि कितना होता है और कौन सी चीज में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये आता है कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि आवेश की ध्रुवता क्या है। आवेश का ध्रुवता क्या है, यानी पहले भी अब देखिए यहाँ पे आवेश का ध्रुवता, तो वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों का भेद करता है, यानी हमको कौन करता है, यानी पता करता है, यानी अलग अलग पता कर लेता है। जैसे अभी तुरंत आप लोग 9th या 10th में पढ़े हैं कि एक एबोनाइट के क्षार एक कांच के क्षार जब दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो एक नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। वहां पे भी आप लोग को मिला होगा रेशम के धागा और फिर कांच के जब छड़ रगड़ा गया था तो वहां पे भी प्लस माइनस को हमको देखा। तो वही यहाँ पे करा, तो वहां गुण जो दो प्रकार के आवेश का भेद करता है, यानी अलग अलग हमको देखने को पता करा देता है, यानी ज्ञान देता है। उसको कहते हैं आवेश की ध्रुवता, यानी अलग अलग। जैसे मान लें कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है, आप लोग चुंबक में पढ़े होंगे, एक नॉर्थ होता है तो एक साउथ होता है। तो ध्रुवता को देखो एक ध्रुव पे, तो हमको अब यहाँ पे हमको नॉर्थ साउथ नहीं पढ़ना, अगर कहीं पे माइनस मिलेगा तो कहीं पे प्लस मिलेगा। ध्रुवता दो ध्रुव हो गया, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो वही आवेश को हमको जो पता चलेगा दो चार्ज यहाँ पे हो गया, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया। तो वही तो कह रहा है वह गुण जो दो प्रकार के आवेश के भेद करता है, माने जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ेंगे तो वहां पे दो प्रकार का आवेश निर्माण होगा, और आवेश निर्माण करने के बाद दोनों का क्या हो जाएगा, अलग अलग हमको फाइंड में पता चल जाएगा कि कौन सा प्लस हो जाएगा कौन सा माइनस हो जाएगा। उसी गुण को क्या बोला जाता है, आवेश की ध्रुवता बोला जाता है। आवेश अलग अलग ध्रुव पे पता चल जाता है, तो यहाँ से हमको क्या हो जाता है, उसी को बोला जाता है आवेश के ध्रुवता। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे घर्षण विद्युत क्या होता है, तो घर्षण विद्युत कहने का मतलब है क्या बताएं कि जब दो वस्तु आपस में रगड़ेगा, तो वहीं पे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, तो वही इसी को बोला जाता है घर्षण। यानी घर्षण के कारण उत्पन्न विद्युत आवेश को सिर्फ इतना याद रखना कि जब
दो वस्तु को घर्षण के कारण या दो से अधिक भी हो सकता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, घर्षण होगा। घर्षण के कारण जो विद्युत आवेश का उत्पन्न होगा उसी को क्या बोला जाता है, घर्षण विद्युत बोला जाता है। देखिए जब दो या दो से अधिक वस्तु को आपस में रगड़ने से जो विद्युत आवेश का निर्माण होता है उसे घर्षण विद्युत कहा जाता है। यानी इतना आपको कन्फ्यूजन है कि जो हम लिखा है सही याद रखना है। अपने से भी आप याद रख सकते हैं कि जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद दोनों में एक घर्षण के कारण एक आवेश का निर्माण होता है, इसी क्रिया को क्या बोला जाता है, घर्षण विद्युत बोला जाता है। ठीक है, तो बस कल इतना रहा कि दो वस्तु को रगड़े तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज उस पर उत्पन्न होगा, बस यही क्रिया को क्या बोलते हैं, घर्षण विद्युत बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे स्थिर वैद्युत क्या होता है, घर्षण विद्युत तो हो गया। अब स्थिर वैद्युत क्या होता है। स्थिर विद्युत स्थिर विद्युत क्या किसको बोला जाता है, आप जानते हैं कि स्थिर करने का मतलब कि रेस्ट है, वो एक टाइम के अनुसार नहीं बदलता है, नहीं चेंज होता है, उसी को बोला जाता है स्थिर बोला जाता है। तो वैसा आवेश यानी क्या हो जाएगा, वैसा घर्षण के कारण वैसा आवेश जो समय के साथ नहीं बदलता है तो उसको बोल रहे हैं स्थिर आवेश, स्थिर वैद्युत आवेश कहते हैं। जैसे देखिए वस्तु पर यह विद्युत उत्पन्न होती है, उसे स्थिर रहते हैं, इसलिए उसे स्थिर वैद्युत भी कहा जाता है। यानी समय के साथ कुछ होगा नहीं बदलता, यानी घर्षण के कारण जिस वस्तु पर विद्युत उत्पन्न होता है उस पर स्थिर रहता, यानी बदलता नहीं है। यानी जब टाइम तो बदलते रहेगा, लेकिन जो उस पे आवेश है वो आवेश में कोई चेंज नहीं होगा। इस प्रकार के जो निर्माण होगा उसी को बोलेंगे स्थिर वैद्युत बोलेंगे, यानी इस प्रकार के विद्युत को स्थिर वैद्युत बोलेंगे। यानी जब दो वस्तु आपस में रगड़ने के बाद में कोई किसी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो किसी पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये समय तो गुजरते जाएगा, लेकिन इसमें जो चार्ज जो रहेगा, इसमें जो आवेश रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर मान लें कि जो नेगेटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ये समय के साथ नहीं बदलेगा, यानी स्थिर रहेगा। इस तरह के जो विद्युत आवेश रहेगा उसको क्या बोल देंगे, स्थिर वैद्युत बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए स्थिर वैद्युत घर्षण के कारण उत्पन्न विद्युत आवेश स्थिर रहता है। यानी जो घर्षण के कारण जो विद्युत आवेश का उत्पन्न होगा ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि घर्षण के कारण उत्पन्न विद्युत आवेश कर दो यहाँ पे, घर्षण के कारण उत्पन्न विद्युत आवेश समय के साथ, ये समय नहीं के विद्युत आवेश स्थिर रहता है, उसे स्थिर विद्युत कहा जाता है। ठीक है, यानी समय के साथ ये नहीं बदलेगा। तो मुताहिद है कि जो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, समय के साथ ये कोई चेंज नहीं होगा। इस प्रकार के उत्पन्न जो आवेश रहेगा स्थिर विद्युत आवेश कहेंगे।
चलिए अब देखिए, प्रोटॉन कोई भी अगर पदार्थ है तो उसमें दो दो तरह के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव हो सकता है या तो फिर एक नेगेटिव हो सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होता ही है, लेकिन उसमें पॉजिटिव हो सकता है तो या तो फिर किसी में नेगेटिव हो सकता है, दोनों प्रकार का रहता है। देखिए कोई भी पदार्थ का एक पॉइंट एक सेंटर होता है, यानी एक केंद्र होता है, उसे क्या बोला जाता है, नाभिक बोला जाता है। कोई भी ऐसा पदार्थ ले लीजिए, कितनों कैसों भी टेढ़ा मेढ़ा भी लीजिएगा तो उसका कुछ न कुछ एक केंद्र जरूर होगा। जहाँ पे अगर मान लें वो वस्तु को आप अंगुली पे अगर लें तो जिस जगह पे अगर वो वस्तु स्थिर हो जाएगा तो उसी का एक हो जाता है, नाभिक हो जाता है, यानी केंद्र हो जाता है। तो कोई भी वस्तु लेंगे तो उसका एक कोई कहीं पे न कहीं पे केंद्र होता है। मनुष्य हो चाहे तो कोई भी पदार्थ हो, मनुष्य का जो नाभिक केंद्र बोला जाता है तो वही न्यूक्लियस बोला जाता है। तो कैसनो भी पदार्थ लेंगे तो उसका एक कहीं न कहीं पे केंद्रक होता है। तो यहाँ पे हम पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो पदार्थ में देखिए, पदार्थ तो हमेशा जानते हैं कि परमाणु कैसे रहेगा, गोल भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है। लेकिन जब एक पदार्थ रहेगा तो उसमें क्या रहता है, ये जब एक पदार्थ जैसे एक परमाणु का आकार रहेगा उसी तरह से सभी परमाणु का उसमें वैसा ही आकार रहता है। तो देखिए नाभिक होता है जिसमें क्या हो जाता है, नाभिक होता है, इसमें क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है और फिर प्रोटॉन रहता है। जो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रहता है और इस ये जो रहता है इसे न्यूट्रल रहता है, यानी इस न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता। और इलेक्ट्रॉन जो रहता है इसे बाहरी कक्षा में चक्कर काटते रहता है। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं रहता। हर पदार्थ में आपको कांच मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देखने को मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा लेकिन रहता है। आप जब एक्सपेरिमेंट करेगा तो आप देख भी सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी पदार्थ नहीं है कि बिना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बना हुआ रहता है। तो इतना याद रखना है कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो रहता है कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, इलेक्ट्रॉन पे जो रहता है नेगेटिव चार्ज रहता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। और न्यूट्रॉन जो रहता है तो न्यूट्रॉन डायरेक्ट करता है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि परमाणु विद्युतता उदासीन होता है क्यों। तो आपको ये भी याद रखना है कि चूंकि जो परमाणु होता है इसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बनी होती है। न्यूट्रॉन तो उदासीन हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन पे आवेश रहता है उतना ही प्रोटॉन पे आवेश रहता है, और दोनों अलग आवेश होने के कारण वो पुनः क्या हो जाता है, जितना प्लस उतना ही माइनस रह जाएगा, तो पूरा कुछ हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाता है। इसलिए परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। समझ में आया। यानी कोई भी पदार्थ को परमाणु देखें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बने होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज रहता है और प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज रहता है, बट डिफरेंट क्या कि एक प्लस रहता है तो दूसरा माइनस रहता है। मान लिया जाए कि जैसे देखिए प्रोटॉन जैसे मान लिया जाए कि 5 है, तो जब 5 है तो प्रोटॉन के लिए 5 हो गया। तो आपको पता है कि कोई परमाणु प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बराबर होता है। तो जब ई प्रोटॉन 5 हो गया तो इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेगा, 5 को रहेगा। ई प्लस हो गया तो माइनस हो गया, यानी बराबर में क्या हमको मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, यानी कोई आवेश इस पे नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये जो इतना ये परमाणु है तो परमाणु पे कोई आवेश है ही नहीं है, तो ये परमाणु क्या हो जाएगा, विद्युतता उदासीन हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण के लिए बताए थे, लेकिन जो एक्चुअल में जो आवेश रहता है एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश रहता है वो 1 इलेक्ट्रॉन पे तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। ये इलेक्ट्रॉन पे हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पे देखिए यहाँ माइनस है, अगर यहाँ ना दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, या यहाँ पे भी लिखेंगे तो इसका मतलब ही वही होगा कि यानी कोची में इलेक्ट्रॉन है ये माइनस में है, या इसको यहाँ नहीं लिखे यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश रहता है इसका कितना रहता है माइनस में 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। क्योंकि अब आवेश का जो ऐसा मात्रक होता है क्या होता है, कूलम होता है, तो इसलिए इसको कूलम रखा जाता है। जो कूलम साहब ने इसको खोज किया था। तो आप जानते हैं कि वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक खोजता है उसी के नाम पे सभी अलग अलग तरह के नाम रखा जाता है। तो ये सब कौन किया था, कूलम ने ये सब का डिस्कस किया था, ये सब को पता लगाया था, इसलिए इसको कर दिया कूलम में रख दिया। और देखिए प्रोटॉन पे भी होता है, सेम प्रोटॉन पे यही हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन माइनस में था तो 1.6 × 10⁻⁻⁴
19 कूलम। सिर्फ खाली इसमें ये आपको डिफरेंट मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन को इस चीज में रहेगा माइनस में रहेगा और प्रोटॉन प्लस में रहेगा, लेकिन दोनों के नंबर देखें तो नंबर दोनों के क्या है, सेम है। और देखिए तो इसमें क्या रहता है, यहाँ पे भी देखिए आप इलेक्ट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं रहता है, जीरो रहता है, इसमें प्लस रहता है, इसमें माइनस रहता है। तो देखिए तो अगर तीनों के एक मिलाए तो एक परमाणु बनेगा, एक परमाणु मिलकर बन जाएगा इस तरह से, तो एक परमाणु हो जाएगा तो जितना प्लस उतना ही माइनस है। तो अब इस पे जीरो है, तो जीरो में जीरो से अगर कुछ भी जोड़ दें तो क्या मिलेगा हमको, जीरो मिलेगा। यानी परमाणु पर क्या मिल जाएगा, उनका क्या चार्ज मिल जाएगा हमको, जीरो चार्ज, यानी जीरो हो जाएगा, उस पर कोई आवेश नहीं रहेगा। तो जब कोई आवेश नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। ठीक है, समझ में आया, मेरे ख्याल समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए कि यहाँ पे डाउट कुछ है। चलिए अब आगे अगला पॉइंट पे देखते हैं। ये तो हो गया। अब देखिए एक आवेश होता है, जब किसी वस्तु का आवेश जो होता है उस पे कितना क्या होता है, एक आप जानते हैं पढ़े होंगे कि Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ए होता है। यानी नंबर ऑफ अब इतना याद रखना कि जो n रहेगा से एक फुल नंबर रहेगा, कोई दशमलव में नहीं रहेगा, कोई पॉइंट में नहीं रहेगा। जब भी रहेगा तो कोई फुल नंबर है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है एक की जगह पे। और इलेक्ट्रॉन पे यानी कितना इलेक्ट्रॉन में प्रवाह कर रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश के अनुसार भी देखेंगे कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना भी आवेश देखें -1.6 × 10⁻⁹ 19 कूलम था। तो इसे अनुसार से यहाँ पे बैठाना होगा। जैसे मान लिया जाए कि 4 गो इलेक्ट्रॉन है, तो 4 गो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे कौन रखना पड़ेगा, -4 × इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना हो गया, इतना से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको पूरा क्या मिल जाएगा, आवेश मिल जाएगा। इसी तरह से जैसे मान लिया जाए कि प्रोटॉन पे जब प्लस हमको निकालना है तो प्लस निकालना है तो प्लस को लेंगे यानी प्रोटॉन के नतीजे चलेंगे, और जब माइनस करना है यानी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है। ठीक है, यही समीकरण को क्या बोला जाता है, क्वांटमीकरण समीकरण बोला जाता है। इसी क्या बोलेंगे, क्वांटमीकरण। इतना याद रखना है, यानी क्या बोला जाता है, क्वांटमीकरण। इस समीकरण को क्वांटमिक समीकरण बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि क्वांटीकरण का समीकरण कौन है। जैसे मान लिया कि खाली प्लस दे देगा तो कहीं पे अगर मान लिया कि Ne दे देगा और कहीं पे दे देगा प्लस माइनस Ne दे देगा, ये क्या देगा, इनमें से सभी। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि क्वांटीकरण का समीकरण कौन होता है, क्वांटीकरण का समीकरण ये वाला होता है। तो आपको ऑप्शन में ये देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ आवेश का संरक्षण तथा उसके गुण। और सबसे पहले ये देखिए कि संरक्षण होता कौन, आवेश का संरक्षण होता कौन है। तो आप अभी तुरंत उसके पहले हम बताएं कि जब दो वस्तु के रगड़ रहे थे तो एक में से एक दूसरे में ट्रांसफर हो जा रहा था, ना कि वहाँ पे क्षति हो रहा था। जैसे मान लिया कि दो वस्तुएं थे, इलेक्ट्रॉन किसी पे निर्माण हो रहा है, किसी पे प्रोटॉन, तो किसी एक प्लस वाला रहेगा तो प्लस वाला दूसरा में दे देगा। तो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ना कि क्षति हो रहा है। अब मान लिया कि उसमें से इसमें बढ़ गया या किसी में घट गया। जैसे मान लें कि दो वस्तु है, वो एक वस्तु है, वो एक वस्तु है, तो दोनों आपस में रह रहे हैं। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया है, ठीक है, इसमें खत्म होता है। लेकिन हमेशा जो रहता है इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, संरक्षित रहता है। या ऊर्जा के संरक्षण भी आप लोग पढ़े होंगे कि ऊर्जा क्या होता है। जैसे बल्ब जल रहा है तो बल्ब जल रहा है तो क्या नष्ट हो रहा है, नष्ट कभी नहीं होता है। कोई भी वस्तु है जो नष्ट नहीं होता, बट क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, यानी दूसरे चीज में बदल जाता है।
बदल जाता है। जैसे देखिए बल्ब जल रहा है तभी कुछ हो रहा है, बल्ब जलने के लिए पहले विद्युत विद्युत था, तब विद्युत में कुछ कन्वर्ट कर दे रहा है, प्रकाश में कन्वर्ट कर दे रहा है और फिर हीट में कन्वर्ट कर दे रहा है, न कि वहाँ पे बर्बाद हो रहा है, बर्बाद नहीं होता। तो इसी को संरक्षण बोला जाता है कि एक उसको बर्बाद ना होने के बाद दूसरा चीज में बदल जाना। जैसे आप देखें होंगे कि पेन हो गया, तो पेन जैसे या एनर्जी हो गया, तो हम लोग खाते हैं तो खाना खाने के बाद में क्या होता है उसमें खाद्य पदार्थ भी जाता है उसमें, और हम लोग जब खा लेते हैं तो किस चीज में बदल जाता है, एक एनर्जी के रूप में बदल जाता है। और जैसे बल्ब भी है तो बल्ब पहले क्या आया, विद्युत में आया, और विद्युत में आने के बाद में फिर किस में कन्वर्ट हो गया, प्रकाश में कन्वर्ट हो गया, और फिर गर्मी में कन्वर्ट हो गया। जब बल्ब को आप छुएंगे तो उसमें गर्मी उत्पन्न होता है, और लाइट तो आप देख रहे हैं कि जो प्रकाश में बदल गया और फिर गर्मी में बदल गया। इसी क्रिया को बोल रहे हैं विद्युत संरक्षण का नियम, किसी भी संरक्षण का नियम। तो देखिए इसको परिभाषा कैसे लिखें, किसी विलगित निकाय के भीतर का कुल आवेश स्थिर रहता है, इसे आवेश का संरक्षण रहता है। यानी स्थिर करने का मतलब है कि बदल जाता है, एक में से एक दूसरे में चला जाता है। जैसे आप देखे होंगे, जैसे मान लिया कि दो वस्तु लेते हैं हम, दो वस्तु लेते हैं, एक क्या है, एक गर्म है और दूसरा वस्तु क्या लेते हैं, इसी का नजदीक में ले लेते हैं। अब ये क्या हो गया, ठंडा हो गया। एक गर्म वस्तु लिया है, एक ठंडा वस्तु लिया है, तो देखिए यहाँ पे समय संरक्षण, यहाँ पे क्या हो गया, हीट संरक्षण यहाँ पे कर सकते हैं, यानी गर्म संरक्षण, यहाँ पे ऊष्मा संरक्षण बोल सकते हैं इसको, सर ऊष्मा संरक्षण बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये वस्तु गर्म है, ये ठंडा है, तो ये क्या करेगा, इसमें से हीट जो रहेगा से इसमें चला जाएगा, और इसमें जो ठंडा रहेगा से क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, एक दूसरे के आदान प्रदान हो रहा है, इसी को बोला जाता है संरक्षण बोला जाता है। वही परिभाषा क्या है कि परिभाषा कहता है किसी विलगित निकाय के भीतर कुल आवेश स्थिर रहता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आवेश का संरक्षण सिद्धांत, तो आवेश वहां पे जोड़ देंगे। अगर ऊष्मा कहेगा तो ऊष्मा जोड़ देंगे कि ऊष्मा क्या करता है कि एक वस्तु जब ज्यादा गर्म है तो उसमें से ठंडे की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, यानी बदल जाता है, चला जाता है, तो यहाँ पे कैसे हो जाता है, ऊष्मा का संरक्षण हो जाएगा। और आवेश का संरक्षण कब होगा, आवेश का ट्रांसफर होगा कि कोई प्लस चार्ज या माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज प्लस की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह की क्रिया का बोलेंगे आवेश का संरक्षण बोल दिया जाएगा। तो चलिए इसको परिभाषा लिख देता है, यानी इसको से समझना, या ठंडा पानी या गर्म पानी से भी आप देख सकते हैं कि ठंडा पानी और गर्म पानी एक मिलाए तो क्या हो जाता है, मिक्सिंग हो जाता है। मिक्सिंग होने के बाद कोई पता नहीं चलता कि क्या हो गया, गर्मी जो एक पानी में गर्मी था, एक पानी में ठंडा था, तो ठंडा वाला गर्म में दे दिया और गर्म वाला ठंडा में दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, संरक्षण हो गया, रोज वहाँ पे चेंजिंग हो गया। तो इस प्रकार आवेश में होता है, तो क्या कहता है, किसी विलगित निकाय क्या अर्थ है, आवेश का संरक्षण तथा इसके गुण। तो आवेश का संरक्षण लिखते हैं पहले, आवेश का संरक्षण क्या है, तो किसी विलगित निकाय किसे विलगित निकाय के भीतर का कुल आवेश स्थिर रहता है, तो इसी को कुछ बोला जाता है। अब इसको कब अभी समझ में आ गया कि यानी एक आवेश का ट्रांसफर हो गया, वो प्लस में माइनस या माइनस के प्लस तरफ, तो इस क्रिया को क्या बोला जाता है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत बोला जाता है। या आप लोग पढ़े होंगे ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत भी आप लोग पढ़े होंगे 9th में, तो उसी पे आधारित है। वहाँ पे ऊर्जा था, ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा था एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में, तो यहाँ पर आवेश ट्रांसफर हो रहा है प्लस से माइनस, माइनस से प्लस की तरफ। अब देखिए
इसका गुण, सवय संरक्षण का गुण क्या है? पहला गुण कहता है कि अवेश योग्यात्मक होता है। जो संरक्षण का सिद्धांत है, अवेश, इसका जो गुण है अवेश का संरक्षण। देखिए अवेश का संरक्षण का गुण क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है दूसरा है आपका अवेश संरक्षित होता है। तीसरा आपका दिया है, तीसरा आपको इनको दिया है जो आवेश का क्वांटीकरण होता है। तो आपको याद रखना है, जैसे मान लें कि पूछ रहे कि आवेश का संरक्षण के क्या क्या गुण है, तो आपका तीन को याद रखना है कि यह योग्यात्मक होता है, आवेश का संरक्षित होता है, आवेश का क्वांटीकरण होता है। तो देखिए आपको पहले का बताते हैं कि योग का योग्यात्मक कैसे होता है। तो आप ये जानते हैं कि जैसे मान लें कि कोई सभी वस्तु में अलग अलग तरह का आवेश का प्रवाह होता है, तो उसमें Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया। तो इस तरह से अगर टोटल को हम ऐड कर दें तो एक प्रकार का आवेश जो Q प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें देखिए जैसे मान लिया जाए कि Q1 हो गया, Q2 हो गया, ये सब के ऐड करते जाए, Q3 हो गया, इतना यानी n तक। तो हमको एक फाइनली क्या मिल जाएगा? एक फिर लास्ट में Q मिल जाएगा। तो ये क्या योगात्मक है, यानी इसको हम जोड़ सकते हैं। और इतना याद रखना कि जो आवेश होता है प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। जैसे सपोज है कि आवेश कोई प्लस वाला प्रभाव हो जाता है, कहीं पे माइनस वाला होता है, तो कोई यहाँ पे समझ में आ गया। तो इस सबको को जब ऐड करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमको? फाइनली आवेश मिलेगा। तो हो सकता है कि प्लस भी हो सकता है या तो माइनस में आवेश हो सकता है। ठीक है। अब देखिए तीसरा में क्या है कि संरक्षित रहता है, यानी आपको हम बताए हैं कि ये क्या रहता है? संरक्षित रहता है, यानी कन्वर्ट होते रहता है, एक चीज से दूसरे चीज में बदलत रहता है, कन्वर्ट होते रहता है। जैसे प्लस माइनस, माइनस से प्लस, ये सभी होते रहते हैं। इसको कैसे बोलेंगे? आवेश होता है इसे संरक्षित रहता है, इसमें कोई नष्ट नहीं होता। आवेश का क्वांटमीकरण, तो आपको बताया कि क्वांटमीकरण क्या होता है। इसको जो फाइनली जब क्यूब बराबर निकालते हैं तो प्लस माइनस एन ई के रूप में हमको प्राप्त हो जाता है, यानी क्वांटमीकरण होता है। सभी मुक्त आवेश है, आवेश परिमाण के आवेश का मूल इकाई का पूर्णांक गुना रहता है, यानी वही कहने का मतलब है कि जो Q हमको प्राप्त होगा से एक पूर्ण संख्या का मल्टीपल होगा। ये तो हमेशा रहेगा, ये हमेशा रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आपको दिखा है, लेकिन जो n है, n आपका कोई फुल नंबर रहेगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक छोटा टॉपिक है, चालक तथा विद्युत रोधी। तो आप चालक विद्युत रोधी बहुत पहले ही से पढ़ते आ रहे हैं, 8वें 7वें 10वें में भी पढ़े होंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि चालक वैसा पदार्थ होता है जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो जाता है। चालक वह पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो जाता है, उसको बोल जाते हैं चालक पदार्थ बोल देते हैं। यानी चालक पदार्थ समझ आ गया, यानी जिस पदार्थ से विद्युत आवेश आसानी से आर पार हो जाए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाए, उसको क्या बोलेंगे? अब चालक पदार्थ बोलेंगे। जैसे क्या हो गया? तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, ये सभी क्या है?
चालक पदार्थ है। यानी जब एक जगह से जब हम तार को जोड़ते हैं लाइन में, तो एक छोर से दूसरी छोर तक आसानी से चला जाता है। इस तरह के पदार्थ को क्या बोलेंगे? चालक पदार्थ बोलेंगे। और विद्युत रोधी किसको बोलेंगे? यानी जिससे विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है, यानी विरोध करता है। जैसे कहने का मतलब है कि एक कथी लेते हैं, एक तांबा का तार लेते हैं और एक लकड़ी लेते हैं। यानी क्या है, ये तांबा ये एक लकड़ी है। तो जैसे आप देखेंगे, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे क्या है, एक बल्ब लगा हुआ है, एक बल्ब यहाँ पे लगा दिए और यहाँ पे भी एक बल्ब को हम लगा देते हैं। एक बल्ब के यहाँ पे भी जोड़ दिया है, एक बल्ब यहाँ पे जोड़ दिया है, दो बल्ब है। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे भी इसको दो तार से लाते हैं, तो क्या करते हैं कि इसमें जब विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, यानी इसमें हम तार को जोड़ देते हैं, तार लाइन को जब यहाँ पे जोड़ दें तो बल्ब क्या हो जाता है, यानी जल जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो जा रहा है। तो इस तरह के क्या रहेगा, चालक, ये पदार्थ चालक अलग है। और इसमें भी जब विद्युत धारा जब तार को जोड़ते हैं तो यहाँ पे बल्ब नहीं जलता, यानी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो इस तरह के पदार्थ को क्या कह देंगे, अचालक बोल देंगे, चाहे तो फिर विद्युत रोधकता बोल देंगे, विद्युत रोधी पदार्थ बोल देंगे। यानी लकड़ी क्या हो जाएगा, विद्युत रोधी पदार्थ हो जाएगा, और तांबा के तार क्या हो जाएगा, चालक पदार्थ हो जाएगा। तो आपको ये एक दो नंबर में लिखने का मतलब पूछ दिया कि चालक पदार्थ क्या है, तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो जाता है, इस तरह के पदार्थ को चालक पदार्थ बोल लेते हैं। वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाह नहीं होता है, इस तरह के पदार्थ को विद्युत रोधी पदार्थ बोल देंगे या अचालक पदार्थ भी बोल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट अभी आया, एक वर्ड आया है बहुत इम्पोर्टेंट, जो इसको आपको एग्जाम में पूछे हुए है, विद्युत बल के लिए कूलॉम का नियम। जो कूलॉम का नियम आपका हेडिंग में था, तो कूलॉम का नियम अब आपको मिलेगा कि देखिए कैसे यहाँ पे कूलॉम का नियम क्या होता है। तो कूलॉम का नियम जैसे देखिए, सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने C.A. कूलॉम ने दो अलग अलग आवेश लिया, इसमें एक निष्कर्षण किया जो निम्नलिखित नियमों का प्रतिपादन किया। इसका मुख्य दो नियम होते हैं, ठीक। यानी कहने का मतलब कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक C.A. कूलॉम ने एक अलग अलग आवेश के उसको बीच की दूरी पूछ लिया, दो अलग अलग आवेश लिए उसके बीच की दूरी पूछ लिया, इसके आधार पर एक नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम को क्या बोला जाता है, कूलॉम का नियम बोला जाता है। और इसके अनुसार जो हुआ है, कूलॉम के नियम के अनुसार है कि दो आवेश के बीच की दूरी यदि स्थिर हो, दो आवेश के बीच की दूरी यदि स्थिर हो तो उसके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो आप लोग 11th में पढ़े होंगे न्यूटन का सर्वात्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम। तो उसमें क्या था कि ब्रह्मांड में दो वस्तु है, तो एक दूसरे के दूरी पे है, तो बीच के दूरी के जो उसमें फोर्स लगा, आकर्षण फोर्स लगेगा। तो उसमें क्या था कि ब्रह्मांड में उपस्थित दो वस्तु एक दूसरे को खींचने में, आकर्षण करने में जो फोर्स लगता है, दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। सेम वही चीज यहाँ कूलॉम का नियम में भी, उसमें क्या था, पदार्थ था, तो इसमें आवेश को ले लेना है। यानी दो अलग अलग आवेश और दूरी पर या कुछ भी दूरी पर दो अलग अलग आवेश के बीच की दूरी में आकर्षण या प्रतिकर्षण करने में लगा फोर्स दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी पहला नियम क्या कहता है कि दो आवेश के बीच की दूरी, कूलॉम का नियम पहला कहता है, कूलॉम का नियम क्या कहता है कि यदि दो आवेश के बीच की दूरी, चलिए इसको लिखना तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके आप लिख सकते हैं, या आप लिखिए कि दो आवेश के बीच की दूरी यदि स्थिर हो, क्या, दो आवेश के बीच की दूरी यदि स्थिर हो तो उसके बीच का आकर्षण या
प्रतिकर्षण बल। जैसे मान लिया जाए कि एक आवेश यहाँ पे ले लेते हैं, Q1 यहाँ ले लेते हैं और Q2 यहाँ पे ले लेते हैं, तो इसका बीच की दूरी कुछ तो होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या ले लेते हैं, R ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए कि जब अगर सेम आवेश को रहेगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, अगर डिफरेंट आवेश को रहेगा तो आकर्षण होगा। जैसे मान लिया जाए कि एहू प्लस हो गया, एहू प्लस हो गया, तो दोनों क्या होगा, प्रतिकर्षण हो गया, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। अगर सपोज मान लिया यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आवेगा और ये इधर आवेगा, ठीक है। तो ये जब अलग अलग आवेश रहेगा तो एक दूसरे को आकर्षण होगा, और जब सेम आवेश रहेगा तो दूसरे को प्रतिकर्षण यानी दूर हटेगा। तो देखिए अभी पहले परिभाषा के अनुसार चलते हैं। क्या कहता है कि दो आवेश के बीच की दूरी यदि स्थिर हो, यानी आवेश में कोई चेंजिंग नहीं करना है, जितना r डिस्टेंस है उतना ही हमको ले लेना है। तो स्थिर हो तो उसके आकर्षण प्रतिकर्षण बल आवेश के परिमाण के प्रतिकर्षण का बल जो उसका आवेश के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि इसमें भी कुछ भी तो फोर्स लगेगा, इसको आकर्षण करे चाहे तो प्रतिकर्षण बोले, तो यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा, तो दोनों में क्या लगेगा, तो दोनों में तो कोई फोर्स लगेगा है, आकर्षण करे चाहे तो प्रतिकर्षण करे, तो जो फोर्स हमको लगेगा तो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी दोनों के आवेश के Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी समानुपाती होगा। मेरे कहने का मतलब है कि जब आवेश को हम बढ़ाएंगे तो उसमें फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर आवेश को हम कम करेंगे तो उसमें फोर्स कम लगेगा। आवेश समानुपाती मतलब ये होता है कि जब इसमें बढ़ाएंगे तो इसमें भी बढ़ेगा, और जब इसमें अगर कम करेंगे तो इसमें भी कम होगा। यानी आवेश जब बढ़ाएंगे तो फोर्स ज्यादा मतलब ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, और आवेश को कम करेंगे तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो ये पहला बताता है कि दो आवेश के बीच की दूरी यदि स्थिर हो तो उसके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उस परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो परिमाण के गुणनफल के बल के समानुपाती होता है, ये पहला हो गया। और दूसरा नियम क्या कहता है कि दो आवेश के बीच की दूरी अगर स्थिर हो तो उसके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उसके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी आप देखिए यहाँ दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि कोई दो विद्युत आवेश के बीच की दूरी का स्थिर हो तो उसमें जो फोर्स लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो उसके बीच की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो उसके बीच की दूरी क्या है, r है, तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, यानी नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, यानी कितना हो गया, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए इतना याद कोई जरूर नहीं, बुके वाले याद करना आपको। इस तरह से दो अलग अलग आवेश के एक निश्चित दूरी पर हो तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण फोर्स रहेगा उसके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा। जो आकर्षण प्रतिकर्षण करने में जो बल रहेगा उसके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा। और दूसरा क्या कहता है कि दोनों आवेश के बीच की दूरी को जो फोर्स काज करेगा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दो आवेश के बीच के दूरी को वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, फोर्स लगेगा। तो देखिए यहाँ पे ये पहला समीकरण मान लेते हैं, हम इसका दूसरा समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको ड्राइव कर देते हैं। यानी पहला नियम से हमको क्या प्राप्त हुआ है, पहला नियम से प्राप्त हुआ है कि जो F रहेगा से Q1 into Q2 रहेगा। और दूसरा हमको क्या प्राप्त हुआ है कि इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए तो जब यहाँ पे करेंगे जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं, जब दोनों के अगर मल्टीप्लाई समीकरण 1 और समीकरण 2 से करते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया, क्योंकि ये वही तो है, जब वही है तो फंक्शन कर दिए। और जब इसको हमको प्रोपोर्शनल को हटाना रहता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू लिया जाता है। क्या कि जब प्रोपोर्शनल को हमको हटाना है तो एक कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, तो कांस्टेंट वैल्यू लीजिए यहाँ पे क्या मान लेते हैं, के ले लेते हैं
तो Q1 इंटू Q2 बटा क्या हो जाएगा R हो जाएगा। इतना हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ से यही हमको अब देखिए अभी फाइनल आंसर नहीं हुआ, लेकिन जो एफ रहेगा तो के का वैल्यू हमको पता भी नहीं है, तो के का वैल्यू हमको निकालना अभी पता करना है कि के का वैल्यू कैसे हो जाएगा। तो आप देखिए तो कि यहाँ एक के अगर मान लीजिए धनात्मक वैल्यू लेते हैं तो के बराबर हमको क्या फार्मूला मिलेगा, सिर्फ के बराबर देखिए तो के बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो r में f से गुना हो जाएगा f r स्क्वायर और q1 और q2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये हमको प्राप्त हो गया। ये हमको प्राप्त हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे अब के का हमको मात्रक निकाल देना है कि के का ऐसा मात्रक यानी कांस्टेंट जो है उसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा। तो देखिए तो ऐसा मात्रक आप निकालना आसान हो जाएगा। फोर्स है तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यानी के का जो ऐसा मात्रक अगर लिखेंगे ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा इनटू दूरी। तो दूरी की क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो चलिए इसको मीटर स्क्वायर कर देते हैं और बटा में क्या है, q है। तो q क्या है, 2 को है। तो q 2 को जब कूलम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर से इनवर्स 2। यानी के का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के का ऐसा मात्रा। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछ दें कि के का ऐसा मात्रा, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब याद तो रखना पड़ेगा अगर के का वैल्यू अगर यहाँ से आपको पता चल गया है कि के बराबर f इनटू r स्क्वायर q1 इनटू q2। तो फोर्स को हम जानते हैं कि न्यूटन होता है और दूरी का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर कर दिए और q 2 पर है यहाँ पे, यानी q यहाँ पे 2 लिखाएगा यहाँ पे। जैसे देखिए q इनटू c हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी को हम c स्क्वायर कर दें मल्टीप्लाई करके। इतना हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ से आपको एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला है कि के का जो वैल्यू एक्सपेरिमेंट से पता करके वैज्ञानिक ने बता दिया कि जो के का वैल्यू होता है 9 गुने 10 के पावर 9, यानी के का वैल्यू। और ऐसा मात्रा क्या रहेगा, यही वाला रह जाएगा न्यूटन मीटर से इनवर्स 2। यानी के का हमको फाइनली वैल्यू कितना याद रखना पड़ेगा, 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू के सी इनवर्स 2। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो कि एक्सपेरिमेंट प्रयोग द्वारा इसे प्राप्त कर लिया गया पहले, तो इसको पूरा एक कांस्टेंट वैल्यू ये हो जाएगा। जैसे आप जी का वैल्यू पता किए होंगे, जैसे 11th में पढ़े होंगे तो जी का वैल्यू कांस्टेंट था, तो उसी प्रकार इसमें भी के का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट रहेगा, जो हमेशा इतना वैल्यू आपको रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो चलिए देखिए आप ऐसा मात्र कहेगा के का वैल्यू एक और होता है, के का वैल्यू देखिए के का वैल्यू एक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतना याद रखना है कि जो के का एक वैल्यू होता है इसे क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमको इसको वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू तो नहीं पता है, तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। तो देखिए तो ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल है तो क्या ये दोनों इक्वल हो सकता है, हो सकता है, दोनों बराबर होगा। तो जब ये दोनों बराबर थी, दोनों को बराबर हम कर देते हैं। तो ये दोनों को जब बराबर कर देते हैं समीकरण में मान सकते हैं, यहाँ 1 2 मान लिए है, तो यहाँ पे 3 मान लीजिए 3 और इसको 4 मान लीजिए। तो 3 और 4 से समीकरण 3 तथा 4 से समीकरण 3 तथा 4 से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर से इनवर्स 2। चलिए देखिए हम यहाँ एप्सिलॉन के वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको देखिए। इतना हो गया। अब देखिए तो अगर एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर से इनवर्स 2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन निकालना है तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर निकालेंगे तो 1 ये नीचे चला जाएगा 4 पाई इनटू 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन
मीटर स्क्वायर से इनवर्स 2 हो जाएगा। तो जब इसको आप कैलकुलेशन आपको करना है तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद में आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो देखिए क्या मिल जाएगा 8.854 यानी इसका मिलेगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और आपको ये पता है कि ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी इसका ये वैल्यू हो गया, यानी एप्सिलॉन नोट का वैल्यू कितना आ गया। आप कैलकुलेशन इसको करेगा तो इतना आपका आएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू ये हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, तो देखिए अब आगे क्या करते हैं, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक बढ़ा करके या 8.9 इंटू 10⁻12 आता है -12 c स्क्वायर -1 मीटर इनवर्स 2। ये आपका फाइनली मिल जाएगा। तो इसको याद रखना है कि इतना हमको प्राप्त हो गया। तो आपको याद देखिए यहाँ पे जो F है से 1 फैराडे बराबर एक फार्मूला होता है कि 1 फैराडे बराबर क्या होता है, एक बराबर होता है से 1, देखिए इतना, यानी इतना का फार्मूला ये फैराडे का फार्मूला है कि 1 फैराडे बराबर कितना हो जाता है 1 c स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। या तो इसको इनवर्स ना प्लस रहेगा, या c बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरह भी बोल सकते हैं कि जो c बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, c बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर 1 फैराडे बराबर यानी एक कूलम बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको ये बोल सकते हैं। अब देखिए इसका जो है इसका वैधता का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, इसी को जो बोला जाता है देखिए यहाँ पे जो एप्सिलॉन 0 है, जो एप्सिलॉन 0 है इसी को बोला जाता है स्थिर वैधता बोला जाता है। क्या स्थिर वैधता। अब इसका ऐसा मात्रक तो हमको यहाँ मिल गया, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि स्थिर वैधता का क्या हो जाएगा, ये बोला यानी c का वैल्यू यही तो आया है। तो ऐसे मात्रक अगर मान लीजिए पूछ दें इसको ऐसा जैसे वैधता कर देते हैं, इसका ऐसा मात्रा क्या हो गया, देखिए तो इसका ऐसा मात्रा क्या ही बनाया है c स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। ये तो फिर ये वाला लिख सकते हैं, तो ये तो 1 में हो गया। अगर फाइनली अगर पूछेगा कि इसका क्या निकालना है हमको, इसका ऐसा मात्रा निकालना है तो आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। चलिए इतना ही हो गया। अब इसका हमको कुछ निकालना है, डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन इसको देख लेते हैं कि डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, आपको यहीं तक अभी फाइनली आंसर आएगा, फाइनली आंसर अब आएगा, यानी हमको जो a बराबर लाना है से a बराबर क्या आ जाएगा उसको देखिएगा। यानी एप्सिलॉन का वैल्यू तक अच्छा यहाँ k का वैल्यू मिल गया। चलिए इतना हो गया। चलिए इसको डायमेंशन लिख लेते हैं कि डायमेंशन होता क्या है। बहुत से ऐसे नहीं पता होगा कि वैधता का ऐसा मान डायमेंशन क्या होता है। वैधता का डायमेंशन यानी इसको बोला जाता है विमाएं। विमाएं क्या होता है, तो देखिए इसका विमाएं जो होता है, विमाएं क्या होता है, चलिए इसको से निकालते हैं। यानी पहले इसका यानी ये जो है एप्सिलॉन नोट है, तो एप्सिलॉन नोट का देखिए विमाएं कैसे वो निकल जाएगा। तो पहले इसका ऐसा मात्रक निकाल लिख देते हैं कि एप्सिलॉन नोट का जो ऐसा मात्रक है से क्या है c स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। इतना हो गया। तो चलिए इसी से हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए तो कूलम है, तो कूलम के
अच्छा तो होता ना है तो कूलाम को हमको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो कूलाम और न्यूटन में न्यूटन भी नहीं होता है ऐसे मात्रा यानी डायमेंशन, तो जब भी होता है तो फोर्स से जब को होता है तो न्यूटन का कोई अथी नहीं है डायमेंशन, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, कूलाम का चेंज पड़ेगा। अब ये तो मीटर है तो दूरी दूरी वाला ही है, तो पहले कूलाम को देख लेते हैं। तो आप ये फार्मूला पढ़े होंगे कि जो I बराबर होता है इसे क्या होता है Q/T होता है, Q/T। तो चलिए इसको अगर Q बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा IT हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो इसका ऐसे मात्रक होता है, ऐसे मात्रक क्या होता है C होता है, ऐसे मात्रक C, और एक धारा का क्या होता है A होता है, और ये T हमको टाइम जो का त्यों रह जाएगा, ठीक है। यानी I बराबर क्या हो जाएगा Q/T, तो Q बराबर क्या हो जाएगा IT हो जाएगा। तो Q कूलाम आवेश का क्या हो जाता है कूलाम हो जाता है, और धारा का एम्पियर, और टाइम तो टाइम। अब देखिए यही वाला जो है ये C का वैल्यू यही वाला है, इसमें पुट करेंगे, तो C का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कैसे, तो यहाँ पे बैठाइए, तो C की जगह पे वाला बैठा देते हैं AT के होल स्क्वायर। अब यहाँ न्यूटन है तो न्यूटन तो होता नहीं, तो न्यूटन किसका होता है फोर्स का होता है, फोर्स यानी न्यूटन क्या हो जाता है A में रहेगा। तो यानी न्यूटन को हम इस तरह से लिख सकते हैं A में, तो M यानी मास है, ये मास इनटू त्वरण है, तो त्वरण क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी मास का न्यूटन की जगह पे क्या लिख सकते हैं मास इनटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखिए इनटू क्या हो जाएगा ये मास हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जब नीचे आ जाएगा ना तो अभी नीचे कर देते हैं इसको न्यूटन का वैल्यू है ये, यानी जब इसको प्लस में करेंगे तो 1/1 न्यूटन प्लस में आ जाएगा, तब ना इसको बैठाएंगे 1 इनटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इनटू और मीटर इनवर्स जो का त्यों रह देते हैं अभी, चलिए ठीक है। अब इसको डायमेंशन क्या होता है मीटर की लंबाई, तो L हो जाएगा ना, L हो गया। अब यहाँ पे बैठा दीजिए तो A स्क्वायर और T कहाँ चल जाएगा, S का डायमेंशन क्या होता है टाइम का T स्क्वायर हो जाएगा, तो T स्क्वायर ऊपर चल जाएगा। अब यहाँ मास एक ऊपर मास इनवर्स ऊपर चल जाएगा, और 1 मीटर यहाँ है और 2 यहाँ था, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी जैसे है L इनवर्स 2 है, वो मीटर के क्या होता है उसको भी L हो जाएगा, तो L कहाँ चल जाएगा -1 ऊपर चल जाएगा। चलिए इसको वेट कर दीजिए, तो A स्क्वायर अब T क्या हो गया 2 2 4 हो गया। अब यहाँ मास इनवर्स 1 और लंबाई का कितना हो जाएगा L इनवर्स -3, ये हुआ आपको विमाएं, ये विमाएं हो गया किसका परावैद्युता का। एक तो ये हो गया, तो ये आपको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है कि परावैद्युता का ऐसे मात्रक लिखे तथा विमाएं लिखे, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे मात्रक ये हो गया और विमाएं यहाँ से आपको ये वाला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा रात में, ये यही वाला से यहाँ बैठा दिया है सभी का, ये अगला लाइन है नीचे लिख देते हैं, यानी A स्क्वायर हो गया, T यहाँ का हो गया 4 हो गया, और ये मास है M इनवर्स और ये का हो गया -3, ये हुआ आपका डायमेंशन हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे K का मान रख देते हैं आप, यानी K का मान कौन आया था, K का मान ये है, इसको क्या है यानी इसको यहाँ पे K बराबर यहाँ पे लेकिन क्योंकि सब K का वैल्यू है K का वैल्यू है, तो आपको ये वो समीकरण यहाँ पे लास्ट में मिला होगा, यानी आपको एक समीकरण मिला होगा कि जो K बराबर है A बराबर क्या था K इनटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यही मिला। तो आपको K बराबर आपको निकल के आया था कितना, A बराबर कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यही आपका फाइनली आंसर होगा। यही कूलॉम का नियम का जो फोर्स लगेगा, दो अवेश रहेगा तो दोनों अवेश के बीच में जो फोर्स लगेगा यही आपको निकल के आएगा। जैसे मान लें कि एक अवेश यहाँ एक अवेश यहाँ, तो बीच की दूरी कुछ तो दूरी है, तो ये दोनों में आकर्षण होता है तो प्रतिकर्षण हो सकता है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण जो फोर्स जो बल लगेगा हमको, यही फॉर्मूला से हमको मिलेगा। ये जो फोर्स लगेगा 1/4πε0 इसका वैल्यू दिया रहेगा और Q1 Q2 को वैल्यू दिया रहेगा और कितना दूरी है अवेश के बीच की दूरी, अवेश के कितना बेस की दूरी है, यानी अभी बताए थे कि जैसे मान लिया जाए एक यहाँ अवेश है और एक यहाँ अवेश है, तो इसका बेस की दूरी ये दिया जाएगा। तो वही दूरी हमको यहाँ पे बैठा देना है और इतना याद रखना कि जब दूरी अगर रहेगा तो उसको किस चीज में कन्वर्ट करके रखना है, मीटर में रखना है, क्योंकि हर जगह पर क्या रहा था, मीटर आ रहा था, तो इसको दूरी को मीटर में रखना है हमको, इसको याद आपको रखना होगा। तो ये था आपका कूलॉम का नियम। मेरे ख्याल से समझ में आएगा, नहीं समझ में आता तो वीडियो के द्वारा पीछे करके आप देख लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। जय हिंद।